हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा तो आगे के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें इंटीग्रेशन का यूज है, आगे के चैप्टर्स भी नहीं आएंगे। और इससे आगे जो बच्चे आगे जाके मैथ लेना चाहेंगे उनको आगे के मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इंटीग्रेशन जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इजी टॉपिक है। अगर हम इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। यदि आप एक भी लेक्चर बीच में मिस कर देते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। ये चैप्टर आपको प्रैक्टिस से बहुत बहुत आसान लगेगा। तो आइए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले एक बार हम डिफरेंशिएशन का जिक्र करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में आपने पीछे डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएशन जो होता था उसमें हम क्या करते थे, जैसे कोई भी हमारे पास फंक्शन है x रेज टू द पावर n, इसका यदि डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, n x रेज टू द पावर n माइनस, यानी पावर घट रही थी। डिफरेंशिएशन कई बार ज्योमेट्रिकली और प्रैक्टिकली हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है कि हमें उल्टा चलना पड़ता है। जैसे डिफरेंशिएशन इसमें किया था, उल्टा चलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा आपको। जैसे कोई कहे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, स्क्वायर निकालना सीखा था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एंटी करना पड़ेगा। जैसे कोई पूछे कि 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, है ना। अब उल्टा चलना पड़ेगा हमें। अगर कोई पूछे किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि 4 हो तो बताओ वो नंबर कितना है, तो एक तो आप वैसे निकाल सकते हो कि 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, है ना। और ये जो प्रोसेस है उल्टा चलने का, स्क्वायर वाले प्रोसेस में जो उल्टा चलने का प्रोसेस था वो क्या कहलाता था, बोलो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहलाता था ना। स्क्वायर करने का उल्टा प्रोसेस स्क्वायर रूट कहलाता था। इसी तरह से यहां पे जो डिफरेंशिएशन हमने किया था, डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टा इसका जो एंटी प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल वर्ड्स में तो हमें इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे टॉपिक, इंटीग्रेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का बहुत महत्व है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, यूं समझो उनको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, आता है यही मान के चलो, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, उसका एंटी है। ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएशन हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन पहले निकालें। किसी जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएशन में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे एक बार उनको रिवाइज करते हैं, और उन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे थे, पहले एक बार सिंबल पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता था, कोस एक्स। अब जैसे डी डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है उसको कैसे लिखते थे, डी बाई डी एक्स से। इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल होता है, उसको हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा सभी बातें। ये होता है कोस एक्स। अब इसका एंटी चलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो क्या हो गया, कोस एक्स। अब कोस एक्स का साइन एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव। जैसे 2 स्क्वायर कितना था, 4, है ना, यही था ना, 2 का स्क्वायर 4 था। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, एंटी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2।
तो जैसे हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो अब हम क्या बोलेंगे, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। तो सिंपल शब्दों में इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला दैट गिव्स द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स माने इनडेफिनेट क्यों बोला है, क्योंकि एक आगे हम पढ़ेंगे इसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट, वो आगे चर्चा करेंगे। एक बार इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन ही मान लो इसको। ठीक है, इसको इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है, जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट, जो इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रल। ठीक है, और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, डिफरेंशिएशन। इसी तरह से इंटीग्रल के प्रोसेस को फाइंड आउट करने का नाम क्या दिया जाएगा, इंटीग्रेशन। तो एक बार हम इन टर्म्स को देखेंगे, एक बार रिवाइज भी करेंगे। जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कुछ एक फॉर्मूलाज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, उसी के आधार पे फिर आपको अभी याद करा देंगे कि उनका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार कुछ टर्म्स बता देता हूं। जैसे डिफरेंशिएशन में टर्म्स आई थी डी बाई डी एक्स, जैसे इसी तरह से इंटीग्रेशन में कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करेंगे, उन सिंबल्स के बारे में बता देता हूं। जैसे इंटीग्रेशन में हमने सिंबल यूज किया था डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या था कि हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, इसका मतलब ये था। अब जैसे डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स से लिखा था, इसी तरह से इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये साइन है, ये साइन इंटीग्रेशन का। जैसे इसमें डी बाई डी एक्स लिखा था, डी बाई यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, डी बाई लिख दिया था यानी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा साइन, और कोई भी फंक्शन एक्स में, जैसे ये फंक्शन था एक्स में, यहां पे फंक्शन एक्स में साइन एक्स है, यहां पे मैं कोई भी फंक्शन मान लेता हूं एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, फंक्शन के साथ साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि ये कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है। जैसे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ dx यहाँ आएगा। एक बात ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन में dx नीचे आता था, इंटीग्रेशन में dx यहां आता है, इसके बिना ये अधूरा है। ठीक है, आपको क्या करना है, कई बच्चे और भी गलती कर देते हैं। जैसे कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको डी बाई डी एक्स तो लिखा रहता है और इसको 2x लिख देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये केवल एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है केवल, यानी एक्स स्क्वायर। इसका अगर अकेला हम डी बाई डी एक्स लिख दें, इसका कोई मीनिंग नहीं है, किसका करें हम, कुछ पता ही नहीं है ना। तो इंटीग्रल भी एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, बिना ऑपरेंड्स के इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी 2 + 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन अब खाली प्लस लिख दिया, इसका मतलब मीनिंग कब आएगा, जब ऑपरेंड्स हो। तो ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन जो डी बाई डी एक्स लिख दिया, इंटीग्रल का साइन है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, जैसे ये तो ऑपरेटर है, जैसे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह 2x लिख दिया, इसका मतलब आपने ऑपरेट कर दिया, तो उस ऑपरेटर को हटाओ वहां से, ये हटा देना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में भी ये गलतियां करते हैं अक्सर बच्चे, ये नहीं करना है। इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, ये जैसे आप उस पे ऑपरेट कर दोगे, उस साइन को हम वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें आपसे कोई पूछे कि ये क्या क्या है, कैसे लिखेंगे इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलने का तरीका ये है, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां पे fx है, ये इंटीग्रैंड कहलाएगा। fx जो है वो क्या है, यहां पे इंटीग्रैंड, ये मैथमेटिकल नेम है, इसमें जो टर्म्स यूज होंगी इंटीग्रेशन में वो है। x जो है यहां पे, जो x है ये वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है,
बाकी जो प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल फाइंड आउट करने का, वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं वो फॉर्मूलाज जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। उन फॉर्मूलाज की हेल्प से ही हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल एंटी है, तो कुछ टर्म्स तो उसी से हम आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उन्हीं को रिवाइज करते हैं, उससे आगे फिर बढ़ेंगे। तो देखते हैं एक बार इनका डेरिवेटिव क्या होगा। तो बताओ इसका एक डेरिवेटिव क्या होगा? इसका अगर डेरिवेटिव करें हम तो x की पावर n+1 आगे आ जाएगा, x की पावर n+1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगी, n+1 में से एक घटाएंगे तो x⁻n बचेगा, n+1 ऊपर था, n+1 नीचे है, कट जाएगा, कितना बचेगा? x⁻n। ठीक है, इसी तरह से sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता? cos x होता। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x का माइनस sin x। ठीक है, cos x का माइनस sin x होता था, तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा? प्लस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? secant square x। cot x का क्या डिफरेंशिएशन होता था? क्या होता था? माइनस कोसिकेंट क्या? स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब माइनस आगे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सीकेंट एक्स tan x। और कोसिकेंट का क्या होता था? माइनस कोसिकेंट कोट एक्स। और एक और माइनस लगा हुआ है तो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिखा कि d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है कि इसका cos x का, देखो sin x का डेरिवेटिव क्या था? cos x। अब मैं ये लिखना चाहता हूं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होता है। मैं ये लिखना चाहता हूं cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होता है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे 2⁻², 2 का स्क्वायर 4 था, तो 4 का क्या 2 होगा? बदल जाएगा ना, इसलिए ऑपरेटर बदल जाएगा। 4 के ऊपर हमें दूसरा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। उस ऑपरेटर उसका स्क्वायर का एंटी यानी स्क्वायर रूट होता था। तो यहां पे भी अगर मैं यहां से d/dx को हटाऊं, d/dx को हटाऊं तो उधर जाके एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव को dx/d मत कर देना। एंटी डेरिवेटिव का हमने क्या नाम दिया था? इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल था, और इंटीग्रल का सिंबल क्या था? ये वाला। ठीक है, ये सिंबल, फिर cos x लिख दो। क्या अभी मीनिंगफुल है ये? नहीं, क्या और लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने क्या किया है? d/dx को हटाते जाएंगे, हटा दिया और साथ में dx लगा दिया, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? यहां से d/dx को हटाते जाओ, d/dx को हटा दिया और इंटीग्रल का साइन लगाते जाएंगे, तो फार्मूले बन जाएंगे हमारे पास। देखिए करते हैं, अब यही फार्मूले इंटीग्रल के बन जाएंगे। देखो क्या बन जाएगा? x⁻n, ये एंटी डेरिवेटिव इधर आएगा तो इंटीग्रल का साइन साथ में क्या लगा दो? dx लगा दो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁻n+1/n+1। ये पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला या इसके लगाओ, इंटीग्रल ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin x। क्या यहां तक ठीक है? नहीं। देखो अगर मैं लिख देता sin x + 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx sin x का तो क्या हो जाएगा? cos x + 2 का क्या हो जाएगा? 0, यानी cos x आया। cos x आया कि नहीं आया?
साइन एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट, 2 की बजाय अगर मैं 3 कर देता तो साइन एक्स प्लस 3 कर देता तो भी इसका डेरिवेटिव क्या आता, कोस एक्स ही आता, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का कितना होता था, 0। तो जब हम इसका एंटी लेंगे तो एक चीज तो हम भूल रहे हैं, क्या भाई, कांस्टेंट का भी तो आ सकता है एंटी डेरिवेटिव लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि कोस एक्स केवल साइन एक्स का ही आएगा। कोस एक्स साइन एक्स प्लस 1 का भी आ सकता है, साइन एक्स प्लस 2 का भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन सभी में लगेगी, इसमें भी लग सकती है, प्लस 2 प्लस 3 कुछ भी आ सकता था। तो यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेशन हम हटाएंगे, ये ऑपरेटर हटेगा तो प्लस सी सभी के साथ लगेगा, ठीक है, प्लस सी, ये ध्यान रखना है। किसमें प्लस सी के, ये कांस्टेंट किसमें लगेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, किसमें लगेगा, ये केवल और केवल इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े लगेगा। एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, उसमें यहाँ पे आपको लिमिट दे दी जाती है कि कहां से कहां तक आपको फाइंड आउट करना है, उसमें ये नहीं लगेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर कांस्टेंट क्या आएगा, ठीक है। जब तक हम इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तब तक लेके चलना है। आगे चलिए, साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। आगे चलो, चौथा, इंटीग्रल ऑफ secant square x dx is equal to tan x। secant square के बाद बारी आती है कोसिकेंट स्क्वायर की, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस से। उससे आगे इंटीग्रल ऑफ secant x tan x dx is equal to secant x प्लस, इसी तरह से माइनस कोसिकेंट कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा याद करो, अभी याद हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स करते थे हम एक्स रेज टू द पावर n, तो क्या होता था, पावर आगे आती थी, फिर एक पावर को कम कर देते थे, ठीक है, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें पावर कम हो रही थी, और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन जैसे x रेज टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें पावर घटाई थी, इसमें बढ़ा दो, x रेज टू द पावर 1 बढ़ा दो n प्लस 1, उसमें पावर आगे आई थी पहले ही, इसमें करने के बाद पावर आगे नहीं आएगी, नीचे जाएगी, बटा n प्लस 1। तो ये याद रखना है सभी बच्चों। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये याद ही कर लेना, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर जोड़ दो x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, यानी एक पावर जोड़ दिया बटे में 3। x रेज टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन 5, x की 10 का, समझ में आ गया, सिंपल सा है। अगर मैं कहूं कि रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 में 1 ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1 x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 2/3 हो जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये याद रखनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, सभी को ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले पावर को 1 बढ़ाओ, फिर बटे में जितनी पावर है उतनी लिखनी है, ठीक है। अगर कोई इसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा अभी, अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, वो अभी बात करेंगे, ठीक है। अगला, इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे cos x के डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते थे, cos से माइनस साइन करते थे, ऐसा नहीं, अब यूं देख लो कि cos डिफरेंशिएशन किसका होता है, साइन का, तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, याद करना है। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता था, माइनस cos, ठीक है। secant स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, tan का, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। इसी तरह से cosecant स्क्वायर का माइनस कोट, secant x tan x का secant x प्लस 1। इसी तरह से अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करते हैं, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो उसी तरह से अब उसका उलट हो जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या, ना सॉरी, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। और cos इनवर्स x में क्या होता था, -1 होता था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x प्लस c के बराबर।
ठीक है। इसी तरह से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस, या समझ में आ गई, ठीक है। एक दो और चीजें बच गई हमारी, क्या क्या, जैसे e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x, अगर वो एज इट इज था तो ये भी क्या हो जाएगा, एज इट इज प्लस। समझ में आ गया, प्लस सी लगाना है। a रेज टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज इनटू बेस, अगर e के अलावा कुछ हो तो वो log ऑफ a हो जाता था। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में log ऑफ a नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 290 पे दिए हुए हैं, सभी बच्चों को ये याद करने हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं, इंटीग्रेशन में करना क्या है, एक से ज्यादा फंक्शंस हो तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो, कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां पे 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स है, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। अगर कोई भी कांस्टेंट सी टी कुछ भी हो, कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है, उसको बाहर निकालना, बाकी ऐसे बाकी फंक्शन फाइंड आउट करो। इसी तरह से यदि इंटीग्रल हमें दो फंक्शन दिए हुए हो, या तो प्लस में या माइनस में, और उनका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो, जैसे 2 + 3, इसको या x + 3 ले लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये क्या है, सभी के साथ मल्टीप्लाई होता था। तो अब हमें देखना है क्या ये सभी के साथ अंदर जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैथमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग, अगर प्लस और माइनस दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस है तो इंटीग्रल अंदर चला जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव है ये प्लस और माइनस पे। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर दो फंक्शन या तो प्लस में हो या माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं उसको। अब प्लस माइनस की तो बात होगी, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तब क्या होगा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है मल्टीप्लिकेशन पे, नहीं, तो हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए आगे बढ़ेंगे हम, आगे एक फॉर्मूला आएगा, अभी इसको रहने दो। जब भी दो फंक्शंस, यदि दो फंक्शंस x में दो फंक्शंस हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, उसके लिए आगे सीखेंगे। इसी तरह से अगर डिवाइड में है तो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो केवल अलग अलग इंटीग्रल कब फाइंड आउट करना है, जब प्लस या माइनस में, ठीक है। तो ये फार्मूलाज थे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसी पे बेस्ड। एक्सरसाइज में यही फार्मूले यूज करने हैं, ठीक है। आज के लिए शायद इतना ही काफी हो जाएगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी बच्चों को ये फॉर्मूलाज याद होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।